Assalamu alaikum. Today we are going to discuss chapter number 3. Chapter number 3, which is हाइड्रोस्टैटिक और आपका जो मिड सिलेबस है वो 1+2+3 फर्स्ट 3 चैप्टर्स होंगे मिड का सिलेबस। ठीक है, अच्छा हम लोग वाटर फ्लूइड फ्लो प्रोसेस के अंदर वाटर के रिलेटेड चीज़ें पढ़ रहे हैं। तो हमने डिफरेंट पढ़ा कि अगर हमारे पास कोई बॉडी है, अगर एक गिलास है तो उसमें अगर मैं उसकी डेप्थ पे अगर प्रेशर लेना चाहूँगा तो वो मेरा प्रेशर क्या होगा, मेरे पास प्रेशर होगा P = ओमेगा AH। अगर ये मेरा H है, याद है ना वो जो मैंने फार्मूला ये निकाला था P = ρGH से, P = ρGH से जो हमने फार्मूला निकाला था। ऑल दिस इज़ चैप्टर नंबर 2। अगर नहीं इस फार्मूले की समझ लग रही तो चैप्टर नंबर 2 को पहले सुन लें, उसके बाद फिर आपको ये फुली समझ लग जाएगी। देन हमने चैप्टर नंबर 2 में देखा कि हम अगर एक पाइपलाइन है, अगर पाइपलाइन में प्रेशर वाटर फ्लो कर रहा है तो हम उसका प्रेशर कैसे मेजर कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने मेजरिंग डिवाइस देखी। मेजरिंग डिवाइस हमारे पास 2 तरह की होती हैं, एक मानोमीटर होते हैं और एक गेजेस होती है, मैकेनिकल गेजेस। ठीक है, तो मानोमीटर्स का हमने ऑपरेशनल प्रिंसिपल पढ़ा कि वो किस तरीके से उसके ऊपर इक्वेशंस लग के वो काम करती हैं, और हमने मैकेनिकल गेजेस के बारे में देखा, बोर्डन ट्यूब प्रेशर गेज और व्हाटएवर जो भी। और बोर्डन ट्यूब प्रेशर गेज का हम लोगों ने एक प्रैक्टिकल भी परफॉर्म किया। ठीक है, अब चैप्टर नंबर 3 के अंदर चैप्टर नंबर 3 का जो टाइटल है वो बेसिकली हाइड्रोस्टैटिक है। हाइड्रोस्टैटिक का मतलब क्या है? हाइड्रोस्टैटिक का मतलब है कि व्हेन यू आर डीलिंग विद हाइड्रो, ठीक है, हाइड्रो, और वो किस पोजीशन में है? वो स्टैटिक पोजीशन में है। अब स्टैटिक पोजीशन में जो आपका वाटर है वो जो प्रेशर लगाएगा, वो प्रेशर जो है वो हमने इस पूरे चैप्टर के अंदर कैलकुलेट करना है। तो पूरे इस चैप्टर के अंदर हमने कैलकुलेट करना है। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 में हमने जनरल देख लिया कि मूविंग फ्लूइड का कैसे होगा और स्टैटिक लिक्विड का कैसे होगा। स्टैटिक और डायनामिक का मैंने पहले लेक्चर में फ़र्क समझाया था। डायनामिक से मुराद कि मास मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह जब आपका लिक्विड मूव करेगा तो वो आपका डायनामिक फ्लूइड होगा, और अगर स्टैटिक है तो उसका मतलब ये कि आपने उसको विच हैज़ नो हेड ऑफ एनर्जी, मतलब उसके पास कोई हेड नहीं है एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए। ठीक है, तो हाइड्रोस्टैटिक के अंदर इसका मतलब ये है कि पानी जो किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएगा स्टैटिक हालत में, तो ये नॉर्मली हमें क्यों ज़रूरत पेश आती है हाइड्रोस्टैटिक को कैलकुलेट करने के लिए? तो उसके लिए हम नॉर्मली इसलिए हम करते हैं कि फ़र्ज़ करो ये अगर आपकी एक डैम की वॉल है, ये आपकी एक डैम की वॉल है, इसका प्रैक्टिकल यूटिलाइजेशन देखना। ये अगर डैम की वॉल है और ये आपका वाटर लेयर है, ये आपकी क्या है? दिस इज़ वाटर लेयर। तो इसकी ये जो हाइट है, दिस इज़ वाटर लेयर। अब वाटर जो है वो इस सरफेस के ऊपर अपना कोई प्रेशर लगाएगा। अब ये जो वाटर है ये एक जगह से दूसरी जगह डैम में मूव नहीं कर रहा, लेकिन ये प्रेशर लगा रहा है वॉल्स के ऊपर। किसके ऊपर लगा रहा है? इट इज़ एक्सर्टिंग ऑन वॉल्स। तो क्वेश्चन ये है कि जब मैं इस प्रेशर को कैलकुलेट करूँगा या इस प्रेशर को डिटरमिन करूँगा तो उसका अल्टीमेटली मुझे फ़ायदा क्या होगा? उसका अल्टीमेटली मुझे फ़ायदा ये होगा कि मुझे इनपुट फोर्स मिल जाएगी, जिससे मैं ये देखूँगा कि मेरी जो डैम की वॉल्स हैं वो मैं कितनी स्ट्रॉन्ग बना सकता हूँ। तो नो डाउट इस सब्जेक्ट के अंदर हम डैम की वॉल्स को डिस्कस नहीं करेंगे। वी आर जस्ट ओनली डिस्कसिंग अबाउट द pressure of water that is exerting on the walls of different structures। तो ज़रा अब गौर करो कि और कौन सी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हो सकती हैं। प्रैक्टिकल एग्जांपल्स जस्ट लाइक आपकी कोई मतलब कोई ग्लाइडर्स हैं जो वाटर के अंदर जाते हैं, जिसको उर्दू में हम आबदोज टाइप स्ट्रक्चर्स कहते हैं।
या आपकी फ़र्ज़ करें को गाड़ी वगैरह है वो पानी के अंदर डूब जाती है, तो वाटर उसके ऊपर कितना प्रेशर लगा सकता है। अब वाटर फ़र्ज़ करो गाड़ी आपकी पानी के अंदर डूब जाती है, तो अब गाड़ी के ऊपर जो प्रेशर लगेगा वो कितना होगा और आपने गाड़ी को कितना स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो उसकी वाटर की जो फोर्स है वो जब किसी स्ट्रक्चर के ऊपर लगेगी और पानी हो रेस्ट की हालत में, जस्ट लाइक आपके पास एक कैनाल है और सॉरी एक आपके पास पाउंड है, उसमें उसके पास हेड ऑफ एनर्जी नहीं है, पानी अपनी जगह पे खड़ा हुआ है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स के अंदर हमने आज इसको स्टडी करना है। तो इसका बेसिक जो फार्मूला है वो हमने देख लिया था। हमने कहा कि जब भी मतलब हमारा जो पहला फार्मूला था वो जो हमारा था वो ओमेगा एच के बराबर था, ठीक है। दिस इज़ इसको हमने कहा था प्रेशर इंटेंसिटी, क्या कहा था इसको, प्रेशर इंटेंसिटी, ठीक है। अब हाउ कुड वी कन्वर्ट दिस प्रेशर इंटेंसिटी into pressure intensity into total pressure? So we have a very simple relation, that is when we multiply this pressure intensity, ठीक है, by area, this is called total pressure। तो इसको मैं स्मॉल p कहूँगा और इसको मैं टोटल प्रेशर कहूँगा, ठीक है। तो इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर को हमने क्या कर दिया, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर हमारे पास किसके बराबर है, ओमेगा एच के बारे में। और एच कौन सी है, वो जितनी डेप्थ पे गया है। फ़र्ज़ करो अगर ये ग्लास था तो ये यहाँ से लेके मतलब फ़र्ज़ करो आप इस पॉइंट के ऊपर प्रेशर फाइंड करना चाह रहे हो और पानी का लेवल ये है, तो ये जितनी हाइट है तो ये हाइट किस चीज़ को डिफ़ाइन करेगी, आपके प्रेशर को। जस्ट लाइक ये बिल्कुल ऐसे ही है कि वाटर ऊपर बढ़ता जाता है ना, उसके ऊपर उसका प्रेशर बढ़ता जाता है। जस्ट लाइक मैंने एग्जांपल दी थी कि बचपन के अंदर जैसे आप विकेट्स बनाते हो अपनी, वो ईंटें रख के, तो जो सबसे ऊपर वाली ईंट होती है उसके ऊपर सबसे कम प्रेशर होता है, लेकिन जो सबसे बॉटम वाली ईंट होती है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है, ठीक है। उसकी मैंने आपको रीज़न बता दी थी। तो चले अब बुक से स्टार्ट करते हैं। ये ऑलमोस्ट हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके हैं। तो इसमें हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है। सबसे पहले प्रेशर वेरिएशन ड्यू टू हाइट, कि अगर आपकी एक सबमर्ज्ड बॉडी है वो जब वाटर के अंदर डूब जाती है तो वाटर उसके ऊपर कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है। तो उसके लिए हम एक फार्मूला ड्राइव करेंगे ताकि अगर हमें वो चीज़ें मिल जाएं, मतलब वो कितनी डेप्थ पे नीचे डूबी हुई है और उस बॉडी का एरिया क्या है, तो हम उसके ऊपर टोटल प्रेशर कैलकुलेट कर सकें। और फिर पहली है कि हम वर्टिकल सबमर्ज्ड बॉडी को कंसिडर करेंगे, देन हम उसको इंक्लाइंड करके कंसिडर करेंगे। दो ये केसेस हैं इस चैप्टर के अंदर, मतलब हाइड्रोस्टैटिक का मतलब है कि वाटर जो बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएगा, ठीक है। अब बॉडी के ऊपर फोर्स कैसे लगाएगा, वो डिपेंड करता है कि बॉडी वाटर के अंदर कितनी डूबी हुई है। अब जैसे मैंने ये एग्जांपल दी है ना, तो इस डैम की, तो यहाँ पे वाटर कहाँ तक प्रेशर लगा रहा है, वाटर प्रेशर लगा रहा है यहाँ तक। ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला वाटर इस एरिया के ऊपर प्रेशर लगा रहा है। तो हम ये देखेंगे कि इसके ऊपर वाटर की हाइट कितनी है, तो वो ये जो हाइट है ना, ये इसका डिफाइन करेगी कि इसके ऊपर प्रेशर की इंटेंसिटी क्या होगी। तो हमारे पहला केस क्या हुआ, हमने वर्टिकल सबमर्ज्ड बॉडी कंसिडर करनी है वाटर के अंदर, और उस पर देखेंगे कि वाटर कितना प्रेशर लगा रहा है, देन हम उसको इंक्लाइन कर देंगे, इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर प्रेशर हम फाइंड करेंगे। उसके बाद एक होता है जो हमने इन्हीं दो बॉडीज़ का, इन्हीं दो केसेस का हमने फाइंड करना है सेंटर ऑफ प्रेशर। क्या फाइंड करना है इसका, सेंटर ऑफ प्रेशर, सेंटर ऑफ प्रेशर, सेंटर ऑफ प्रेशर। तो ये याद रखें कि सेंटर ऑफ प्रेशर होता क्या है, सेंटर ऑफ प्रेशर वो है जिसके ऊपर टोटल प्रेशर एग्जर्ट करता है। मतलब हम नॉर्मली हमारा यानी कि इट इज़ एक्सपेरिमेंटली प्रूव थिंग विच टेल अस दैट व्हेन अ बॉडी fully submerged into a water, this is body and this is water level and body is placed at a height h, ठीक है, h। तो ये हमें क्या बताता है सेंटर ऑफ प्रेशर, ये बताता है कि एट विच पॉइंट ऑन दिस बॉडी दिस टोटल प्रेशर वुड बी एक्सर्ट, जिसको हम P इज इक्वल टू ओमेगा एच कहते हैं, ओमेगा एच कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर। ये किस पॉइंट के ऊपर इधर लग रही है, मतलब जस्ट लाइक मैं इसकी एग्जांपल आपको दूं
कि ये अगर मेरी कोई बॉडी है, मैं कहूँगा कि इसका टोटल मास जो है वो किस पॉइंट पे एक्ट करता है, तो आप कहोगे कि सर मतलब मास तो इसका टोटल है, लेकिन अगर मुझे इस बॉडी को उठाना है तो मुझे किसी एक पॉइंट पे फोर्स लगानी पड़ेगी। मैं पूछूंगा वो एक पॉइंट कौन सा है, आप कहोगे सर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो मैं क्या करूँगा, इसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी से मैं इसको पकड़ूंगा और ये बिल्कुल स्टेबल हो जाएगी सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर, ठीक है। तो सिमिलरली अब अगर मैं ये कहूँ कि जो प्रेशर है वो किस पॉइंट पे लग रहा है, विदर इट इज़ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मतलब अगर इस बॉडी की बात करूँ मैं, तो अगर मैं इस बॉडी की बात करूं, अगर ये फुली ड्रॉन थी वाटर के अंदर, तो इसका अगर लेट्स सपोज दिस इज इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, तो इसका जो सेंटर ऑफ प्रेशर है, यानी कि सेंटर ऑफ प्रेशर वो पॉइंट जहाँ पर टोटल प्रेशर एग्जर्ट करेगा, ठीक है। मतलब देखो एक बॉडी डूबी हुई है वाटर के अंदर, हमें लग रहा है कि पूरे का पूरा जो उसके ऊपर प्रेशर है हर तरफ से लग रहा है, लेकिन वो सारों का रिजल्टेंट किसी एक पॉइंट पे मीट करेगा, और वो पॉइंट जो होता है दैट इज़ कॉल्ड सेंटर ऑफ प्रेशर। यहाँ पे टोटल प्रेशर एग्जर्ट करता है। जैसे मैंने आपको इस मास की एग्जांपल दिया, हमें लग रहा है कि पूरी बॉडी का मास है, लेकिन ये एक्ट किस जगह पे कर रहा है, जहाँ पे वो एक सिंगल पॉइंट है, ठीक है। तो विदर इट इज़ लाई अबव और बिलो, ठीक है, अबव और बिलो, तो सेंटर ऑफ प्रेशर हमेशा बिलो एक्ट करता है, ठीक है। सेंटर ऑफ प्रेशर हमेशा बिलो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के हमेशा बिलो आपका एक्ट क्या करेगा, आपका सेंटर ऑफ प्रेशर। तो ये दो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो चार केसेस हमने कंसिडर करने हैं। पहला, टोटल प्रेशर हमने निकालना है, टोटल प्रेशर निकालना है वर्टिकल सबमर्ज्ड बॉडी के ऊपर। देन टोटल प्रेशर हमने निकालना है इंक्लाइंड सबमर्ज्ड बॉडी के ऊपर। देन सेंटर ऑफ प्रेशर निकालना है वर्टिकल इमर्स्ड बॉडी के ऊपर, और सेंटर ऑफ प्रेशर निकालना है वर्टिकली इंक्लाइंड सबमर्ज्ड सरफेस के ऊपर। तो ये इस चैप्टर की ओवरऑल कहानी है। तो चले जी हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करने के लिए हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि इसको कैसे करना चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए जनाब, दिस इज़, ये देखिए जी हाइड्रोस्टैटिक। अब इसका थोड़ा सा मैं रीड करता हूँ। इंट्रोडक्शन में कहता है कि वी हैव डिस्कस्ड इन लास्ट चैप्टर, कौन सा चैप्टर था, चैप्टर नंबर 2, दैट अ लिक्विड एट रेस्ट exert some pressure on all sides of the container, ठीक है। We have been solving numerical problems to know the intensity of such pressure। ये बड़ा important word है। हम intensity of such pressure को चैप्टर नंबर 2 में कैलकुलेट करके आए हुए हैं। In this chapter, ये जो चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट हो रहा है, we shall discuss the total pressure on a surface and its position, i.e. for example the point where total pressure acts। समय लगी बात की कि इस पूरे चैप्टर के अंदर हमने किस चीज़ की बात करनी है, टोटल प्रेशर की बात करनी है, और उस पॉइंट की बात करनी है जिसके ऊपर आपका टोटल प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, और वो जो जिस पॉइंट पे लगेगा वो कौन सा पॉइंट होगा, वो आपके पास होगा सेंटर ऑफ प्रेशर। तो अब कहते हैं द टर्म हाइड्रोस्टैटिक means the study of pressure exerted by a liquid at rest, ठीक है। जो रेस्ट के ऊपर लिक्विड एक्सर्ट करेगा वो कहलाता है। which has been observed that the direction of such pressure is always at right angle to the surface which it acts, ठीक है। ये प्रेशर जो है हमेशा राइट एंगल, मतलब जस्ट लाइक अगर मैं बात करूं कि अगर ये मेरी वाटर सरफेस है और दिस इज़ माय सरफेस, सबमर्ज्ड सरफेस, तो ये नहीं हो सकता कि ये प्रेशर किसी एंगल के ऊपर इसके एक्ट करे, नहीं, प्रेशर हमेशा परपेंडिकुलर ही एक्ट करेगा। मतलब आप अगर पानी में नीचे जाते हो ना, तो आपको क्लियरली पता लगेगा जो सबसे ज़्यादा प्रेशर आपके ऊपर एग्जर्ट हो रहा है वो आपके ऊपर पानी ऐसे परपेंडिकुलर आपके ऊपर दबाव लगा रहा है आपके ऊपर, ठीक है। तो ये एक चीज़ हो गई, ठीक है। अब वो कहता है the direction right angle to the surface on which it acts. In this chapter only the study of water will deal
विच अनलेस स्पेसिफाइड अदरवाइज, जब तक वो स्पेसिफाई नहीं किया जाए तो हम वाटर को ही कंसिडर करेंगे। ठीक है, चलें जी आगे चलते हैं। अब हमारी कहानी बड़ी सिंपल हो गई है। अच्छा, टोटल प्रेशर है। टोटल प्रेशर का मैंने बताया इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर को हम एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि हम ओमेगा एच को, जो हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर थी, उसको हम एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो टोटल प्रेशर है वो किसके बराबर आ जाएगा, ओमेगा ए एच के बराबर आ जाएगा, ओमेगा ए एच के बराबर आ जाएगा। इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर का क्या मतलब है, विच एक्ट्स एट अ पॉइंट। ठीक है, विच एक्ट्स एट अ पॉइंट। हम मतलब जो बात कर रहे थे इंटेंसिटी, ये जो ओमेगा एच की, ये कौन सा प्रेशर है, ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट का प्रेशर है जो किसी ख़ास हाइट पे है। मतलब अगर मैं इस, याद है ना मैं पहले बताता रहा हूँ कि जो इस, मतलब मैंने इस पॉइंट पे प्रेशर लेना है तो आई शुड कंसिडर दिस हाइट, तो इसके लिए मुझे P इज इक्वल टू ओमेगा एच लेना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं ये कहता हूँ कि अगर मैं इस पूरी की पूरी बॉडी के ऊपर प्रेशर कंसिडर करना चाह रहा हूँ, टोटल प्रेशर, तो मुझे इस बॉडी का एरिया, यानी तमाम इसके पॉइंट्स को इसके साथ मल्टीप्लाई, एरिया का मतलब तमाम बॉडी होती है ना, पूरी बॉडी को कंसिडर करना। ठीक है, तो इसलिए इसको हमने एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया। चले जी, अब हम कंसिडर करते हैं कि पहला केस क्या है, द टोटल प्रेशर ऑन अ हॉरिजॉन्टली इमर्स्ड सरफेस। अगर कोई बॉडी हॉरिजॉन्टली इमर्स्ड सरफेस है तो उसका बड़ा आसान तरीका है कि ये तो हमने किया हुआ है कि ये भी हमने करके आए हैं, तो इसका जो फार्मूला आएगा वो क्या आएगा टोटल प्रेशर का, वो आएगा ओमेगा ए एक्स बार। एंड व्हाट इज एक्स बार, दिस इज हाइट टू free surface. You can see that where is x bar, this is the x bar, स्टार्ट से लेके फ्री सरफेस तक, जिसको हम एच बोल रहे थे, इस चैप्टर की नोटेशन क्या है, वो उसको एक्स बार बोलेगा। ठीक है, तो ये तो हमें समझ लग गया जनाब कि ये टोटल प्रेशर ओमेगा ए एक्स बार के बराबर आ गया। ओमेगा क्या है, स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड। अब मैं इसकी डिस्कशन में नहीं जाऊँगा, ये मैंने पिछले चैप्टर्स के अंदर आप लोगों को ये करवाया हुआ है। ठीक है, आगे चलेंगे। 3.1 एग्जाम्पल देखें, कहता है रेक्टेंगुलर टैंक 4 मीटर लॉन्ग 2 मीटर वाइड कंटेनर contains water up to a depth of 2.5 मीटर। समझ लगी, कहता है एक टब है, उसके अंदर पानी लिया हुआ है जिसकी डेप्थ कितनी है 2.5 मीटर। कैलकुलेट द प्रेशर ऑन द बेस ऑफ टैंक। अब बेस ऑफ टैंक के ऊपर आपने प्रेशर कैलकुलेट करना है, तो उसका तरीका क्या है कि आप सिंपल एरिया ऑफ टैंक लेंथ इंटू विड्थ 4 इंटू 2 8 मीटर, तो हमारे पास प्रेशर किसके बराबर आ गया 9.81 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 2.5, तो ये आ गया हमारे पास 196 किलो न्यूटन के बराबर आ गया। ठीक है, हाँ जी आगे देखें जी, एग्जाम्पल 3.2 देखें। एग्जाम्पल 3.2 के अंदर वो कहता है कि अ टैंक 3 मल्टीप्लाई बाई 4 मीटर कंटेन्स 1.2 मीटर डीप ऑयल स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब देखिए वाटर से उसको रिप्लेस कर दिया उसने स्पेसिफिक ग्रेविटी से, सॉरी ऑयल से। वाटर को किससे रिप्लेस कर दिया, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल से। ठीक है, यहाँ पे अब उसने स्पेसिफाई किया, जहाँ पे वो स्पेसिफाई नहीं करेगा तो अब ये अंडरस्टूड चीज़ है कि आपने उसको वाटर कंसिडर करना है। ठीक है, तो अब ये फार्मूला देखिए, P इज इक्वल टू ओमेगा एच। ये फार्मूला किस चीज़ का है, दिस इज इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर। तो इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर से अगर मैंने निकालना है ये इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर आ गई ओमेगा एच। ठीक है, अब वो कहता है कि टोटल प्रेशर ऑन द बेस ऑफ टैंक, तो हम क्या करेंगे, हम इसमें कर लेंगे कि ठीक है, हम इसमें ये कर लेंगे कि हम इसको इसी को आप 9.24 को ही मल्टीप्लाई कर देंगे ना एरिया के साथ। ठीक है, उसके एरिया के साथ ये जो देखिए ना ये ओमेगा एक्स बार है, यहाँ पे एक्स बार कितना है 1.2 और यहाँ पे h कितना उसने पुट किया 1.2, तो बेसिकली वो किसकी बात कर रहा है, इसी x बार की ही वो बात कर रहा है। ठीक है, तो इसको पुट करके अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1134। हाँ जी, अगला जो इसका है 3.5 वो है, हाँ जी पहला केस आ गया जी। ये जो भी तक हमने पढ़ा है वो क्या था, P इज इक्वल टू ओमेगा एच इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर, P इज इक्वल टू ओमेगा ए एच, ये क्या था टोटल प्रेशर। ये अभी ये हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा हुआ है।
लेकिन इस चैप्टर का जो पहला केस है वो यहाँ से शुरू हो रहा है। टोटल प्रेशर जो हमने हमारा मेन है इसमें निकालना है वर्टिकली इमर्ज सरफेस। तो ये वर्टिकली इमर्ज सरफेस है, इसके सेंटर से जो फ्री सरफेस की है वो उसको हमने एक्स बार का हुआ है, जो इस चैप्टर की नोटेशन है। हम क्या करते हैं, हम ऐसा कर लेते हैं कि इसको सॉल्व करने के लिए ना हम इस पूरी बॉडी को, देखो आपको एक फ़र्क पता होगा इंटीग्रेशन कब कैसे करते हैं। हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं कि हम एक पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट को कंसीडर करके हम देन उसको इंटीग्रेट कर देते हैं पूरी बॉडी पे। इंटीग्रेशन का मतलब होता है समेशन, ठीक है। तो अगर फ़र्ज़ करो मैं इस तरह की मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास इस तरह की 10 स्ट्रिप्स हैं, कितनी है, इस तरह की 10 स्ट्रिप्स हैं। उन 10 स्ट्रिप्स को मैं ऐड अप कर दूंगा, मतलब मैं एक स्ट्रिप का मैं इफ़ेक्ट कैलकुलेट कर लूँ, ठीक है। मतलब एक स्ट्रिप के ऊपर मैं टोटल प्रेशर निकाल लूँ, देन मैं ये कहूँ कि अब इसके अंदर जितनी छोटी छोटी स्ट्रिप्स हैं उन सारी की जो वैल्यूज़ हैं उनको अगर मैं ऐड अप कर दूँ तो मेरे पास क्या निकल आएगा, टोटल प्रेशर निकल आएगा, ठीक है। समझ लगी बात की। तो इंटीग्रेशन का मतलब है, इंटीग्रेशन कब आएगी, जब हमेशा एक पॉइंट को कैलकुलेट करके हम ये सपोज करते हैं कि अच्छा यार बाकी जो पूरी की पूरी बॉडी है ना वो भी ऐसे ही बिहेव करेगी, ठीक है। तो पूरी की पूरी बॉडी में जितनी स्ट्रिप्स होंगी उनको ऐड अप कर देंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल प्रेशर। तो हम इसका स्टार्टअप कैसे लेंगे, हम स्टार्टअप ये लेंगे कि मैं एक्सपोज करता हूँ कि मैं इस स्ट्रिप को मैंने लैदा कर लिया, मैंने कहा जी मैं पहले पूरी बॉडी के ऊपर प्रेशर चेक नहीं करूँगा, आई वुड इनिशियली चेक द टोटल प्रेशर ओवर दिस स्ट्रिप। तो मैंने कहा जी अच्छा इसकी विड्थ जो है वो dx है और इसकी जो ब्रेड्थ है वो b है, तो एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप किसके बराबर हुआ, b इंटू dx। वाई डी मीन स्मॉल डिफरेंशियल, ठीक है। ओके, हमने कहा कि ठीक है यार ये जो पूरी की पूरी बॉडी का जो सेंटर है वो तो है x बार डिस्टेंस पे। अब इस स्ट्रिप का जो सेंटर है वो कितने डिस्टेंस पे है फ्री सरफेस से, वो है सिंपल x वाले डिस्टेंस से, ठीक है। वो कितने हैं, x वाले। अच्छा अब अगर मैंने करना हो कि अगर मैं इसके ऊपर लगाऊं P इज इक्वल टू ओमेगा h, तो इस स्ट्रिप के ऊपर जो प्रेशर है वो P इज इक्वल टू ओमेगा h वाला फार्मूला लगाऊं तो इसमें h किस में रिप्लेस हो जाएगा, x में। तो मेरे पास किसके बराबर आ गया इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर, P इज इक्वल टू x से। और अगर इसके ऊपर मैंने टोटल प्रेशर निकालना है तो मुझे इसके एरिया से इसको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो P इज इक्वल टू ओमेगा a x, P इज इक्वल टू ओमेगा a x। समझ लगी बात की, P इज इक्वल टू ओमेगा a x। अच्छा अब अगर ये एक स्ट्रिप का आया है, अगर एक स्ट्रिप का आ गया है, मैंने पूरी बॉडी को निकालना है तो मैं इसको क्या कर दूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा। किसको क्या कर दूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा। समझ लगी बात की। एक स्ट्रिप से हम ओवरऑल उसके अंदर मूव कर गए। हाँ जी आगे देखें, ये हमने कर लिया है, ये मैंने बता दिया इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर ओमेगा एक्स है, बी डी एक्स हमने इनको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके हमारे पास ओमेगा एक्स बी डी एक्स आ गया, ठीक है। अब इसको मैंने इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेट करने के बाद टोटल प्रेशर निकालने के लिए मैंने पूरी टोटल प्रेशर ओवर द सरफेस या ओवर द बॉडी है ये, ठीक है। तो इसको करने के बाद हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया कि ओमेगा स्पेसिफिक वेट है वाटर का जो कि कांस्टेंट है वो बाहर आ गया। अब x डॉट बी डी एक्स आ गया। अब ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये कहलाता है मोमेंट ऑफ द सरफेस एरिया, मोमेंट ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड। अच्छा मोमेंट क्या होता है हमारे पास, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर मेरे पास ये एक रॉड है, ठीक है, इसके ऊपर मैं परपेंडिकुलरली कोई फोर्स लगाता हूँ और ये इस पीवट के गिर्द इसके ऊपर परपेंडिकुलर फोर्स लगाता हूँ और ये पीवट के गिर्द रोटेट करना शुरू कर देता है, तो मैं कहूँगा फोर्स इनटू दिस डिस्टेंस d, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज कॉल्ड मोमेंट, इज कॉल्ड मोमेंट ना। तो ये जो मोमेंट है दिस इज कॉल्ड फोर्स मोमेंट, दिस इज कॉल्ड फोर्स मोमेंट। अगर मेरे पास ये एरिया है b इंटू डी एक्स मल्टीप्लाई बाय दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देखे ना ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही है ना। देखो अगर मेरे पास एक बॉडी थी, इसका जो एरिया था वो कितना था b इंटू डी एक्स, और इसका ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, इसके एरिया के परपेंडिकुलर है, एरिया के ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो एरिया टाइम्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये क्या बन गया, एरिया मोमेंट।
क्या बन गया, एरिया मोमेंट। वो कौन सा होता है, वो फोर्स मोमेंट होता है, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको एरिया मोमेंट कह दिया। एरिया मोमेंट का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है एक्स बी डी एक्स को अगर आप सॉल्व करोगे एरिया मोमेंट ऑफ, तो वो हमारे पास सिंपल क्या होता है कि उस पूरी बॉडी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से फ्री सरफेस तक का जो डिस्टेंस है उसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें उसके एरिया से, तो वो हमारे पास उस पूरी की पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ एरिया आ जाता है। अब ये रिलेशन हमें क्या बता रहा है, ए इंटू एक्स बार, ये क्या बता रहा है, ए मल्टीप्लाई बाई एक्स बार की क्या बता रहा है कि अगर ये स्ट्रिप का एरिया था, अगर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये वाला अंदर वाला एरिया किस चीज़ का था, एक्स डॉट बी डी एक्स, ये मोमेंट ऑफ एरिया किस चीज़ का था, उस स्ट्रिप का। अगर आपने पूरी बॉडी कंसिडर करनी है तो आपको उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। पूरी बॉडी कंसिडर करने के लिए पूरी मतलब इंटीग्रेट का मतलब है कि जितनी नंबर ऑफ स्ट्रिप्स हैं तो सारी की सारी स्ट्रिप्स को ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, आपके पास पूरी बॉडी आ जाएगी। अब जब पूरी बॉडी कंसिडर करोगे तो अब पूरी बॉडी को अगर आप कहोगे तो कि अब यार इसका मैंने अब पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ एरिया लेना है, तो कैसे लोगे, पूरी बॉडी का एरिया मल्टीप्लाई बाई उसका सेंटर से लेके फ्री सरफेस तक का जो डिस्टेंस है। समझ लगी बात की। तो ये एरिया मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक्स बार क्या है हमारे पास, दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टोटल प्रेशर किसके बराबर आ गया, ओमेगा ए एक्स बार। तो अब ये देखें कि ये टोटल प्रेशर इस बॉडी का कहाँ पे एक्ट कर रहा है, इट इज़ एक्टिंग एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इट इज़ एक्टिंग एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। टोटल प्रेशर कहाँ पे एक्ट कर रहा है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को, जबकि इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर कहाँ पे एक्ट करेगी, वो बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्ट करेगी। ये याद रखना है कि टोटल प्रेशर कहाँ पे एग्जर्ट करता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे, और जो इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर है वो कहाँ पे एक्ट करती है, उसके बिलो द उसके। अच्छा ये न्यूमेरिकल ये देख लेना, ये सिंपल न्यूमेरिकल है, ये 3.4, ये सिंपल ट्रिग्नोमेट्री है, अगर ना समय लगे तो मुझे बताना, इसको कर लेंगे। अच्छा जनाब अब आ जाएं, इसमें बड़ा सिंपल है। अब वो कहता है कि दूसरा जो हमारे पास है वो है टोटल प्रेशर ऑन द इंक्लाइन इमर्ज सरफेस। अच्छा इससे पहले ना हम अगला वो केस कर लेते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर निकालने के लिए, इसको बाद में देखते हैं, ठीक है। हम सेंटर ऑफ प्रेशर निकालते हैं वर्टिकली इमर्ज सरफेस, ताकि अभी हमें वर्टिकली इमर्ज सरफेस पढ़ा है ना, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे हमें पता चल गया है कि क्या कहते हैं, सॉरी मैं आपको इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर बता रहा था। बेसिकली इट इज़ द सेंटर ऑफ प्रेशर, इट इज़ द सेंटर ऑफ प्रेशर। सेंटर ऑफ प्रेशर विल ऑलवेज एक्ट बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। और टोटल प्रेशर कहाँ पे एक्ट करेगा, टोटल प्रेशर विल ऑलवेज एक्ट एट सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सेंटर ऑफ प्रेशर, अब सेंटर से कंफ्यूज नहीं करना कि जी सेंटर ऑफ प्रेशर जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे एक्ट करेगा, नहीं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से वो बिलो एक्ट करेगा, ठीक है। और ये सेंटर ऑफ ही प्रेशर वो पॉइंट होता है जो बॉडी को स्टेबल करता है, ठीक है। तो कोई भी किश्ती वगैरह डिज़ाइन करनी हो ना आपने या ग्लाइडर, तो उस पर सबसे पहले आपको ये सेंटर ऑफ प्रेशर करना पड़ता है, ठीक है। वैसे एक वीडियो भी है मेरे उधर, मैंने वो इंजीनियर्स को करवाई हुई है मैंने, कि उसमें मैंने प्रूव किया कि अगर हम इसको ऊपर रख लें तो क्या होगा और अगर नीचे रखें तो क्या होगा। तो बेसिकली ये एक्सपेरिमेंट, आप बस इसको ऐसे सपोज कर लो कि दिस इज एक्सपेरिमेंटली प्रूव थिंग कि जो आपका सेंटर ऑफ प्रेशर है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नीचे ही आएगा, ठीक है। तो इसको हमने ऐसे इसको हम देख लेते हैं कैसे सेंटर ऑफ प्रेशर हमने निकालना है। ये तो हमें पता है ओमेगा एक्स क्या है जी, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर, बी डी एक्स स्ट्रिप का एरिया, डी का वर्ड जब भी आ जाए ना तो वो स्ट्रिप का एरिया। तो हमें जो प्रेशर ऑन अ स्ट्रिप, टोटल प्रेशर किसके बराबर है, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर मल्टीप्लाई बाई एरिया। तो ओमेगा एक्स इंटू जो मैंने आपको बताया था कि टोटल प्रेशर किसके बराबर है, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर इंटू एरिया, वो इस चैप्टर का स्टार्ट, ठीक है। तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया ओमेगा एक्स स्क्वायर बी डी एक्स। तो अब हमने मोमेंट निकालना है, ठीक है। मोमेंट कैसे आएगा, मोमेंट आएगा इसका इंटीग्रेशन करने से। देखो इधर ये मोमेंट उसने ऊपर लिया हुआ है, प्रेशर ओमेगा एक्स बी डी एक्स। और अगर मैं इसको अब देखो वो पहला था फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हम पिछली क्लासेस में पढ़ के आए हैं, ये यहाँ पे डिस्कस नहीं हो रहा, ये हम पिछली क्लासेस में पढ़ के आए हैं। तो ये क्या होगा, फोर्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
हमारे पास एरिया इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज एरिया मोमेंट हो गया, और अगर प्रेशर इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो दिस इज प्रेशर मोमेंट हो गया। अब देखो ये क्या है, इंटेंसिटी, ये दिस इज टोटल प्रेशर। अगर इस टोटल प्रेशर को मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस से कर दूं, अब क्वेश्चन है कि यहाँ पे उसने x से क्यों मल्टीप्लाई किया, x बार से क्यों नहीं किया, इसलिए कि ही इज़ टॉकिंग अबाउट सिंगल स्ट्रिप की बात कर रहा है। तो स्ट्रिप का जो सेंटर है वो फ्री सरफेस से कितने फासले पे था, वो था x पे। जब हम इंटीग्रेट करेंगे तब हम पूरी बॉडी की बात करेंगे, ठीक है। तो ये जनाब उसने उसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेगा एक्स, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो ये जो x है ये हमारा x बार में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए जी जनाब, ये हमने इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेट करने के बाद ओमेगा वही बाहर आ गया, एक्स बी डी एक्स आ गया हमारे पास। तो एक्स बी डी एक्स ये अब हमारे पास हो जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको हम कहते हैं, यानी कि इसको सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया भी कहते हैं। एरिया मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस देन मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाई बी डी एक्स, ठीक है। ये क्या हो गया, बी डी एक्स फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया मल्टीप्लाई बाई दिस एरिया, यानी कि इसकी जो प्रोडक्ट है इसकी उसको अगेन परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना, तो ये क्या कहलाता है, सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया, और इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, ठीक है। तो वो हमारे पास किसके बराबर आ गया, ये ओमेगा ऐसे आ गया, और ये पूरे का पूरा जो फैक्टर था ये हमारे पास किसके बराबर आ गया, आई नॉट के बराबर आ गया। तो हमारे पास मोमेंट किसके बराबर आ गया, ओमेगा आई नॉट के। अच्छा जी, अब हम कहते हैं कि वी नो दैट द सम ऑफ द मोमेंट ऑफ प्रेशर्स इज इक्वल टू पी इंटू एच बार, पी इंटू एच बार। अब सम ऑफ मोमेंट ऑफ प्रेशर का जो हमारे पास फार्मूला होता है पी इंटू एच बार होता है। व्हाट इज दिस एच बार, एच बार इज द डिस्टेंस। हमने सपोज किया कि फ़र्ज़ करो ये वो पॉइंट है जहाँ पे सेंटर ऑफ प्रेशर एक्ट करेगा, तो इससे लेके जो ऊपर तक हाइट थी वो क्या थी हमारे पास है, वो हमारे पास बन जाती है मोमेंट ऑफ अपना परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंटर ऑफ प्रेशर पे, ठीक है। तो अब टोटल बॉडी का जो मोमेंट ऑफ प्रेशर है वो किसके बराबर होगा, दिस प्रेशर, टोटल प्रेशर मल्टीप्लाई बाई दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। ये मोमेंट आ गया, उसका मोमेंट किसके बराबर आ गया, इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये देखिए अंदर प्रेशर, टोटल प्रेशर, सम ऑफ मोमेंट ऑफ प्रेशर किसके बराबर आ गया, टोटल प्रेशर मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। टोटल प्रेशर मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हमने ये पता है कि ये भी जो है वो जो मोमेंट ऑफ प्रेशर है वो किसके बराबर है, हमें पता है कि जो मोमेंट ऑफ प्रेशर है वो कहाँ पे लग रहा है, या अब ये कहो कि जो पॉइंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे लग रहा है, नीचे बिलो कर रहा है, उसका मोमेंट क्या होगा, उसके ऊपर लगने वाला टोटल प्रेशर मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये आगे आपके पास है सम ऑफ प्रेशर, सम ऑफ मोमेंट ऑफ प्रेशर आ गया, ठीक है आपके पास। अब लेकिन उसी पॉइंट के ऊपर आपका ये भी चीज़ एक्ट कर रही है, यानी कि मोमेंट, यानी कि टोटल मोमेंट भी उसी के ऊपर ही एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये भी m के बराबर, ये भी m के बराबर, उसी एक पॉइंट पे, तो इन दोनों को इक्वेट कर दिया। तो हमारे पास जो टोटल प्रेशर है वो किसके बराबर था, ये देखो इधर जो टोटल प्रेशर था वो ओमेगा ए, अब यहाँ पे x नहीं लिखा क्योंकि वो पूरी बॉडी की बात कर रहा है, तो x बार मल्टीप्लाई बाई h बार, तो ये हमारे पास h बार इज इक्वल टू आई नॉट एक्स ए एक्स बार आ गया। हमारे पास जो सेंटर ऑफ प्रेशर है वो हमारे पास किसके यहाँ पे जो सेंटर ऑफ प्रेशर है उसकी डेप्थ कितनी है, h बार, यानी कि फ्री सरफेस से वो उस पॉइंट तक की जो डेप्थ है वो किसके बराबर है, एरिया मल्टीप्लाई बाई सेंट्रल हाइट, यानी कि सेंटर से लेके फ्री सरफेस तक जो हाइट है ओवर न्यूमिनेटर में आ गया आपका आई नॉट। अब आई नॉट क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया भी कहते हैं। तो ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है फर्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस ए इंटू एच बार। यानी कि अगर आपकी बॉडी है ना, वो फर्ज करो आपकी बॉडी है वो डूबी हुई है वाटर से कोई एच हाइट पे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम ये कहेंगे कि अच्छा आप एक काम करो ना, इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपने सेकंड लेना है तो सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया लेना है आपने, तो इसका फर्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस इस पूरी की पूरी बॉडी का एरिया
मल्टीप्लाई बाय जितनी ये डेप्थ पे है ना, जितनी ये डेप्थ है उसके स्केयर से इसको मल्टीप्लाई करवा दो, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड पैरेलल एक्सिस थ्योरम भी हम इसको कहते हैं। तो ये हमारे पास ये आ गया, इसको हम ऊपर पुट किया तो हमारे पास जो फाइनल एच बार का रिलेशन बना वो ये आ गया, ठीक है। समझ लगी बात की। तो ये हमारा जो है वो पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है। अब अगले पार्ट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर के पार्ट के अंदर वर्टिकली इमर्ज सरफेस को करेंगे, ठीक है। वर्टिकली इमर्ज सरफेस में भी हमें यही सेम प्रोसीजर रिपीट होंगे, सिर्फ उसका एक कंपोनेंट आएगा बस, ठीक है। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।